नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बिहार के नतीजे से सर्वाधिक अगर कोई घबराया हुआ है इस समय, तो दो हैं। एक ममता बनर्जी और दूसरे अखिलेश यादव। ममता बनर्जी को तो लग रहा है कि जिस तरह का स्ट्राइक रेट बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू यानी एनडीए गठबंधन का रहा है, सभी दलों का, वो ना केवल उनके भीतर के आत्मविश्वास को तोड़ने वाला है, बल्कि निरंतरता में ये बता भी रहा है। आप हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जो स्ट्राइक रेट रहा है भारतीय जनता पार्टी का जीतने का, सीटें जीतने का, वो ये बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो थोड़ा-सा झटका लगा था, उससे अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप उबर चुकी है, और केवल उबर नहीं चुकी है, बल्कि अब छलांगे मार रही है। और इसकी वजह भी इनकी समझ में आ रही है। उसको ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी में जितना श्रम परिश्रम होता है, जितना संवाद होता है, संपर्क होता है, समन्वय होता है, इतना अन्य दलों में कहीं दूर तक भी नहीं है। और जो लीडरशिप का उपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, कहाँ किसकी ड्यूटी लगानी है, कहाँ किसको क्या काम सौंपना है, और उनकी निरंतर समीक्षा, जिसका नतीजा ये देखने को मिला है। और बिहार में जहां 9 बार के चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, और फिर 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण की, और ऐतिहासिक बहुमत के साथ शपथ ग्रहण की। तो अभी अप्रैल मई में 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है। आप देख लीजिए, जब से बिहार के नतीजे आए हैं, ममता बनर्जी घर में नहीं बैठी हैं, लगातार दौरे कर रही हैं, कभी सड़कों पर मार्च करती हुई दिखाई दे रही हैं, कभी एसआईआर के विरोध में। इससे पहले वक्फ के खिलाफ इसी तरह के वो सड़कों पर मार्च निकाल रही थी, सभाएं कर रही थी, जान दे दूंगी, इस तरह की बातें कर रही थी। और अब तो उनकी बिल्कुल नींद उड़ी हुई है। तो अप्रैल मई में जहां चुनाव होने हैं 2026 में, उनमें पश्चिम बंगाल भी है, तमिलनाडु, पुडुचेरी भी है, असम और केरल भी है। असम और केरल में कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। बाकी जगहों को लेकर के वो इतनी फिक्रमंद है नहीं, क्योंकि उसका कुछ खास है भी नहीं। पुडुचेरी में थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही वो छोटा सा स्टेट, केंद्र के अधीन। लेकिन ममता बनर्जी को पता है कि वो चुनाव हारेंगी तो उनकी गति क्या होने वाली है। इसलिए एक तो ममता बनर्जी डरी हुई हैं, दूसरे अखिलेश यादव, क्योंकि अब 2027 के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के इलेक्शन में भी अधिक समय बचा नहीं है। अभी 2025 के दिसंबर में हम हैं, दिसंबर खत्म होगा तो 2026 कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और बस 2026 बीच में है, 2027 के शुरू में यानी जनवरी फरवरी में तो दुंदुभी बज चुकी होगी चुनाव की इन 5 राज्यों में। 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। उनके पिताजी की मेहरबानी समझिए कि उन्होंने अपना सिर का ताज उतार करके अपने पुत्र, सुपुत्र तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि बाद में मुलायम सिंह यादव भी बहुत नाराज दिखाई दिए थे अखिलेश यादव से,
यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर सकते हैं, तो ये दूसरों के साथ किस तरह का बिहेव कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपने सिर का ताज उतार करके अखिलेश यादव के सिर पर रख दिया था। इसके बाद आप देखिए 2017 में तो 2 लड़के यूपी के राहुल गांधी के साथ ये चले गए थे, क्या गति हुई थी। कांग्रेस पार्टी की तो 28 से घट कर के 7 सीटें हो गई थी और अखिलेश यादव की 224-25 सीटों से घट कर के 100 केवल 47 तक ये फिसल गए थे, नीचे फिसल गए थे। 2022 में थोड़ा सम्मानजनक 111 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई, लेकिन चूंकि प्रियंका वाड्रा को पूरी कमान सौंप दी थी और कांग्रेस अलग से अकेले लड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, 2017 की तरह अखिलेश के साथ नहीं लड़ रहे थे, तो कांग्रेस का स्कोर 7 से भी घट करके 2 पर आ गया था। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को ना उत्तर प्रदेश के नतीजे से कुछ लेना देना है, ना पश्चिम बंगाल के नतीजे से कुछ लेना देना है। उनका अगर थोड़ा बहुत प्रयास रहेगा तो वो उत्तराखंड के लिए रहेगा। पंजाब में ताकत लगाने की कोशिश करेंगे, गोवा में कोशिश कर सकते हैं, मणिपुर में क्या हाल होगा कह नहीं सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ते हुए तो वो दिखाई देंगे। तो जो मैं कह रहा था कि एक तो ममता बनर्जी इस समय डरी हुई है, लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच में हैं और जिस तरह से वो पोस्चरिंग ले रही हैं अलग-अलग मुद्दों पर, उससे भी लगता है उनका डर। दूसरे इस समय सर्वाधिक डरे हुए हैं अखिलेश यादव। इनको लगता है कि 2017 में हारे, फिर 2022 में हारे, अगर 2027 में भी हार गए, जिसकी पूरी-पूरी शंका है इनको, क्योंकि बिहार के नतीजे और बिहार में स्ट्राइक रेट के बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है, एनडीए का रहा है, जदयू का भी, ये हजम नहीं हो रहा है। और रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि इससे पहले महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट लगभग ऐसा ही रहा। तो महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और हरियाणा को थोड़ा अलग कैटेगरी में रखें, लेकिन जीत तो वहां भी शानदार हुई है बीजेपी की। तो 6 राज्यों में से 4 में बीजेपी और एनडीए के अपने चीफ मिनिस्टर, अपनी सरकारें बन गई। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं पड़ा कहीं भी, तो वो ठन ठन गोपाल है, इसलिए वो बेफिक्र भी हैं। कल प्रियंका वाड्रा ने कह भी दिया लोकसभा में, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ बैठ करके यानी विपक्ष में बैठ करके आपको चुनौती देते रहेंगे। यानी उनको पता है कि बहुत लंबे समय तक उनको विपक्ष में ही बैठना है और अब सामने वाली सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप चुनाव के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। हम यहाँ बैठकर आपका विरोध करते रहेंगे। यानी राहुल गांधी को कोई गलतफहमी हो तो हो, उनकी बहन को तो कोई गलतफहमी नहीं है कि वो सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। अब आते हैं जरा अखिलेश यादव, जो मैंने कहा है कि बेहद डरे हुए हैं। किस तरह डरे हुए हैं? जरा मैं आपको इनका 1 दिन पहले का ही और आज का भी लोकसभा का भाषण सुनवाता हूँ। ये किस तरीके से फैजाबाद से जीते हुए, जिनको ये अयोध्या का राजा बता रहे थे, नया राजा बता रहे थे, अवधेश प्रसाद को यूज और मिसयूज करते रहे हैं, उनको दलित बता करके, या अयोध्या से, तकनीकी रूप से फैजाबाद के सांसद हैं, लेकिन अयोध्या का बता करके किस तरह भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं, उसका एक और दृश्य देखने को मिला लोकसभा में।
उनको खड़ा कर दिया गया और उनसे कहलवाया गया कि अभी जो धर्म ध्वजा फहराई गई है प्रभु राम के मंदिर पर, जिसमें खुद प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब वहां गए थे, उसमें इनको निमंत्रित नहीं किया गया। और ये जानबूझ करके कहलवाया गया ताकि लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड आ जाए और ये पूरा देश और दुनिया देखे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ही ये ताना मारा राज्यसभा में कि दलितों को आप मंदिरों में नहीं जाने देते। वास्तविकता ये है कि किसी ने इनको रोका नहीं, बल्कि ये खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के नेता को भी एक्सपोज कर रहे हैं। ये कभी भी जा सकते हैं, कभी भी प्रभु राम के दर्शन कर सकते हैं और उस समारोह के बाद ये गए। जाकर के इन्होंने दर्शन किए रामलला के। लेकिन वितंडा खड़ा करना है, बवाल खड़ा करना है कि हमें नहीं बुलाया गया जी। वहां तो बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया, वो भी जाते हैं वहां। 25 करोड़ अब तक दर्शन कर चुके हैं रामलला के, अयोध्या जाकर के, प्रभु राम के मंदिर पर जाकर के। तो ये क्यों नहीं? और इनके नेता अखिलेश यादव क्यों नहीं गए आज तक? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? ये तो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 5 साल। अखिलेश यादव को किसने रोका है? तो ये खुद को भी एक्सपोज करते हैं, अपनी लीडरशिप को भी एक्सपोज करते हैं। तो सुनिए अखिलेश यादव ने इनसे सदन में कैसे कहलवाया, और उसके बाद में अखिलेश यादव के भी कुछ वीडियो के अंश आपको सुनवाता हूं कि अभी से 2027 को लेकर के किस तरह आशंकित हैं, भयभीत हैं और परेशान हाल हैं। चर्चा एसआईआर पर हो रही थी और ये इलेक्शन कमीशन पर बरस रहे थे। ये मतपत्र के जरिए वोटिंग कराने की बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति में अपनी भूमिका कैसे हो, मेरी भूमिका कैसे हो, इस पर जोर दे रहे थे। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी सवाल खड़े कर रहे थे और इनका ये भी कहना था कि मीडिया, वो चाहे सरकारी मीडिया हो यानी दूरदर्शन हो या प्राइवेट मीडिया हो, जो अलग-अलग टेलीविजन चैनल हैं, उन पर सत्तारूढ़ दल को भी और विपक्ष को भी बराबर का स्पेस मिलना चाहिए। तो मैं आपको सुनवाता हूं, आप सुनकर के खुद भी हैरान रह जाएंगे। विवाद पैदा किया जा रहा है। अभी हाल में 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में गए थे प्रभु श्री राम के मंदिर पर पताका फहराने। हम नहीं समझ पाए कि मुझको इग्नोर क्यों किया गया, हमें पास क्यों नहीं दिया गया, हमें उसमें शामिल होने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो लोग हैं, ये अवधेश प्रसाद का अपमान नहीं है, बल्कि अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों का अपमान है। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। स्पीकर महोदय, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए। हाथ पकड़ करके उनको उठा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बैठ जाओ। ये अपने दलित कहे जाने वाले सांसद का सम्मान कर रहे हैं कि हाथ पकड़ करके उनको खड़ा कर रहे हैं कि इनको देख लीजिए और फिर उनसे कह रहे हैं कि बैठ जाओ। लेकिन इसका ब्लेम भी ये किसको करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। आगे सुन लेते हैं। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं। सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहाँ धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है,
और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। इलेक्शन कमाल की बात यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्तियों में भी पारदर्शिता लाई गई है, विपक्ष की भी भूमिका की गई है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कोई घटना हुई थी, उसके बाद कहा कि सीजेआई बैठेंगे, लेकिन बाद में क्योंकि वो फौरी तौर पर था, कोई एज सच कानून नहीं था, तो कानून बनाया सरकार ने और उसके बाद सीजेआई को हटाया, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने लोकसभा में ताना मारा। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी की जब सरकारें हुआ करती थी तब कमिश्नर कैसे नियुक्त होते थे? हेडलाइन बनती थी कि सोनिया गांधी ने नवीन चावला को कमिश्नर नियुक्त किया इलेक्शन कमीशन में। इंडिया टुडे की हेडलाइन थी ये। किस कैपेसिटी में सोनिया गांधी नवीन चावला को कमिश्नर बना रही थी? वो तो किसी सरकारी पद पर भी नहीं थी, मंत्री भी नहीं थी, प्रधानमंत्री भी नहीं थी। ऐसे नियुक्तियां होती थी। और इलेक्शन कमीशन में रहे मुख्य चुनाव आयुक्त को, एमएस गिल को, टीएन सेशन को कांग्रेस में शामिल ही नहीं किया गया। एमएस गिल को तो मंत्री भी बनाया गया, टीएन सेशन को चुनाव लड़वाया गया। कई दूसरे इलेक्शन कमीशन जिनको राज्यपाल तक बनाया कांग्रेस ने, और ये आजकल हल्ला खड़ा करते हैं। तो सुनिए अखिलेश यादव आगे क्या कह रहे हैं। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये वो अखिलेश यादव हैं जब 2012 में उत्तर प्रदेश में ईवीएम से ही चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी को करीब 225 सीटें मिल गई थी। फिर भी ये कह रहे हैं कि मतपत्र से चुनाव होने चाहिए। अभी 2024 लोकसभा चुनाव में ईवीएम से ही वोट पड़े और इनके 37 सांसद चुन करके आए। ये कह रहे हैं मतपत्र से चुनाव होना चाहिए। सुनते जाइए इनकी। लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिरकार भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं है। ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए।
इधर एक नई चीज है, नया जमाना है, तो नई चीज है सोशल मीडिया। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा, अध्यक्ष महोदय, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जो नकारात्मक जितना कैंपेन है, मैं अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। और जितना जितना चुनाव करीब आता है उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। इनकी पीड़ा फूट फूट करके निकल रही है और ये डर के रूप में निकल रही है। इनको पता है कि जो इस समय विजय रथ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह का उनके पक्ष में माहौल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की जो एक क्वालिटी है और जो उनकी लोकप्रियता है, वो रत्ती भर कम नहीं हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो चूंकि योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व भी है और उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश में आमूल-चूल बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक भयमुक्त समाज देखने को मिल रहा है। पूंजी निवेश आ रहा है, कंपनियां आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश की छवि ही बदल दी है उन्होंने। इसलिए अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।